तो यूएसए वालों ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठा लिया उसके और यूएस ले गए। कह रहे थे ये ड्रग्स वगैरह बेचता है, इसकी पिटाई लगेगी अब ठीक है, पिटाई विटाई तो चलो अलग बात है, पर मतलब ऐसे प्रेसिडेंट को घर से उठा लिया। कितना भी खराब बंदा हो, पर इंटरनेशनल लॉज तो खैर तोड़े ही जा रहे हैं। अब इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अमीर आदमी गरीब को प्रताड़ित कर सकता है और कोई रोक नहीं सकता है इस चीज़ को। पर अब इससे होगा क्या? मतलब वेनेजुएला की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि वेनेजुएला मतलब इंडिया से 1/4 है साइज में, और दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी वेनेजुएला की। पर वर्ल्ड के 20% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास। 20%, मतलब सऊदी से भी ज़्यादा। सऊदी के वैसे डिस्क्लोज नहीं करते सऊदी अरामको वाले, उनके पास कितने एसेट्स हैं। यूएस कब से उनके पीछे पड़ी थी, बता दो कितने हैं, पर कोई बताता नहीं है आज तक, अनडिस्क्लोज्ड ही है कितने ऑयल एसेट्स हैं सऊदी के पास। पर एनी हाउ वेनेजुएला के पास एस्टिमेटेड है कि उससे ज़्यादा ही है। तो यूएस तो मतलब इस बार शर्मा भी नहीं रहा है, ऐसे मुंह पे बोल रहा है कि ऑयल के लिए कर रहा हूँ मैं, मेरी ऑयल कंपनीज आएंगी एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी, एंड दे विल इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ ऑयल, और मतलब मस्ती करेंगे जो भी है। पर इससे होगा क्या अभी? बेसिक तो है कि मतलब एक तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एक तरीके से ख़त्म, क्योंकि कौन तुम अगर इनको मतलब किसी एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा सकते हो, तो तुम किसी और को भी उठा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम्हें कोई वैलिड कॉज नहीं चाहिए, तुम कुछ भी थप्पा लगा सकते हो कि ड्रग ट्रैफिकिंग करता था ये, चलो इसको उठा लो। मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग कितनी साइड से होती हो, यूएस में मेक्सिको से आते होंगे, कोलंबिया वगैरह, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है वो तो आई थिंक वी ऑल नो। बट उसको बस करना था ऑयल के लिए, तो उसने कर दिया। अब इसमें यूएस के भी मतलब लेफ्टिस्ट तो उसका साथ नहीं दे रहे, ट्रम्प का। रिपब्लिकन्स तो फुल सपोर्ट में है कि मज़ा ही दिला दिया आपने। पर बाकी दुनिया में मतलब अब रशिया और चाइना ऑफ कोर्स यूएस का साथ नहीं देंगे, एकदम उन्होंने कंडेम किया है। ईरान ने एकदम कंडेम किया है। बट ये मतलब सोन एनिमीज ही हैं यूएस के, तो आई मीन नॉट अ बिग सरप्राइज। यूएस वाले वुड बी एक्सपेक्टिंग दिस शिट। पर मतलब वैसे तो ब्राज़ील, मेक्सिको और सारे लैटाम वाले भी सब उसके खिलाफ ही हैं कि मतलब ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने लेकिन अभी ट्वीट किया है कि नहीं, वी फुली सपोर्ट, और मज़ा दिला दिया आपने के हटा दिया। और भी थोड़े बहुत हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हाँ मतलब मस्ती आ गई, लॉन्ग लिव फ्रीडम। फ्रीडम एक तो बहुत ऐसे थ्रो अराउंड होगा, पर इसका हम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा, तो ऑयल प्राइसेस में से कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, देखो, क्योंकि ओएनजीसी से थोड़ा बहुत ऑयल ख़रीदता है वेनेजुएला से, और रिलायंस 2024 तक ख़रीदता था, बट 2025 में उसने पॉज कर दिया था, क्योंकि यूएस ने उस टाइम भी कुछ सैंक्शंस वगैरह लगा दिए थे। तो वेनेजुएला मतलब इतना बड़ा ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास, बट वो रिफाइनिंग कैपेसिटी वगैरह नहीं है उनका। मतलब एक्सपोर्ट शेयर में वैसे भी कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि उन पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था हम पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो ऑयल प्राइसेस में ऐसे कुछ इमीडिएट अभी तक तो इम्पैक्ट आया नहीं है, और आगे भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत तो वॉलेटिलिटी आएगी इस चीज़ की वजह से। बट अभी तक सब कह रहे हैं कि उसके वेनेजुएला के भी ऑयल रिजर्व्स इंटैक्ट हैं। उसने जो स्ट्राइक की थी यूएस ने, उससे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। पर इवेंचुअली अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस थोड़े बढ़ तो सकते हैं। इंडिया का लेकिन 15 डे साइकिल होता है प्राइसेस रिवाइज करने का ऑयल के, तो उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। अभी 2 हफ्ते बाद पता चलेगा इंडिया में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। पर अभी क्रूड ऑयल को जैसे बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुआ इस वजह से। पर इसका मेजर इम्पैक्ट मतलब मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इस बात को हल्के में क्यों लेगा।
चाइना अच्छे खासे पैसे लगा चुका है वेनेजुएला में ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। काफ़ी उसने वहाँ पे ऑयल इंफ्रा भी डेवलप किया। कुछ उसकी कोई कंपनी थी कॉन्कोर्ड नाम से, उन्होंने फ्लोटिंग ऑयल पोर्ट टाइप कुछ बनाया था, तो वो वहाँ पे था। और इन जनरल मतलब काफ़ी उसने डेट वैसे भी दे रखा था वेनेजुएला को, और आगे वो उसके एनर्जी फ्यूचर में एक बड़ा पार्टनर बनने वाला था। दूसरी बात, चाइना के लिए ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कि यूएस किसी और नेशन के ऐसे सॉवरेनिटी और मतलब इंडिपेंडेंस पे अटैक कर सकता है फॉर एनी रीज़न, स्पेशली फॉर पर्सनल गेन्स। वो पर्सनल गेन्स उसके लिए भले कितने भी ज़रूरी हों इस टाइम पे, क्योंकि वो यूएस डेट में है एंड ये वाली चीज़ें कि मतलब नेक्स्ट रेजीम चेंज उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि रैंडम डिस्ट्रैक्शंस वगैरह चाहिए। पर चाइना इसमें मस्ती ले सकता है कि यूएस जब तक यहाँ पे बिजी है, ताइवान में भी मतलब पता नहीं, पर अगर कोई समय हो सकता है तो शायद यही हो सकता है। देखते हैं बाकी क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है, किसी को पता हो तो बताओ। ऑफ कोर्स मतलब इसमें 40 और फैक्टर्स हैं जो ऑफ कोर्स मुझे कुछ पता भी नहीं है, कुछ जो पता है मैं एक साथ ऐसे कवर भी नहीं कर पाया। पर अपने आप से ही सवाल हैं ये सब कि आगे क्या हो सकता है, और लोगों से पूछते हैं क्या हो सकता है, पता चलेगा तो। और आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट। 4 जनवरी आप मतलब हिस्टोरिक तो है अब फिर डे, अनएक्सपेक्टेडली हिस्टोरिक। यूएस के ऑयल मार्केट्स के शेयर प्राइसेस तो बढ़ गए आज 1-2% बढ़िया बढ़े हैं, वेयर एज लाइक टेक स्टॉक्स वगैरह थोड़े डाउन गए हैं। इतने छोटे टाइम फ्रेम में आप कुछ भी देख लो, आपको शायद नहीं समझ आएगा वो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट या स्टॉक मार्केट्स का इम्पैक्ट, बट लॉन्गर टर्म होराइजन में अगर कुछ आज इस्टेब्लिश हुआ है तो यही है कि पर्सनल गेन के लिए वेनेजुएला का खात्मा किया जा सकता है बाय यूएस, विच मीन्स किसी का भी खात्मा किया जा सकता है बाय यूएस। और टू टेक लाइक अनदर स्टेप बैक, किसी भी वीक इकोनॉमी या वीक प्लेयर का खात्मा किया जा सकता है बाय एनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मतलब पिछले 4-5 साल से ये रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास वॉर, पैलेस्टीनियन वॉर जो भी है, और मतलब ये वॉर्स चल ही रहे हैं, नोबडी डेयर स्टॉप देम। इतने अमीर लोग हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ होना है इसके बाद तो यही है कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाएगी हर किसी की, सबकी एकदम से फट जाएगी कि कहीं भी कुछ भी कर सकता है कोई भी। चाइना अब कुछ भी कर सकता है, यूएस अब कुछ भी कर सकता है, रशिया अब कुछ भी कर सकता है। अब आई गेस सब बस प्रिपेयर्ड ही होने की कोशिश करेंगे अब। पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप आखिरकार देखो चाइना है एक चलो आत्मनिर्भर, और कौन आत्मनिर्भर बन पाएगा इतनी जल्दी? कोई नहीं बन सकता। और अगर I mean, if this becomes a direct challenge between, I don't want to say, but like any other country versus China, तो आई थिंक चाइना इज़ द एब्सोल्यूट विनर। आज की डेट में कोई ऐसे वो बेसिक वॉरफेयर तो होता नहीं है, एक साइबर वॉरफेयर होता है और एक ड्रोन्स का वॉरफेयर होता है। मिसाइल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉरफेयर तो बहुत दूर की बातें होती हैं, बट मेजर जो लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के होते हैं, साइबर और ड्रोन। एंड आई होप यू ऑल नो, एंड आई डेफिनेटली hope everybody agrees on this कि China is the absolute god in this, absolute god. I mean, no close competitors, but like absolute god. At least that's what my opinion is. I don't know, I might be a bit astray from the facts, but
That is what I think. I don't have much more to say. Jai Jinping. Let's see what happens.